Hi everyone, this is Nishant Dutt, your life coach, welcoming all of you on behalf of Dr. Ruchi's Cardiac Center and the Heart and Wellness Clinic, Gopalpura, Jaipur. लास्ट वाला सेशन हमारा सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी को शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट वाले सेशन के अंदर काफ़ी लोगों ने हमसे जुड़ के क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस के जवाब भी उनको मिले और बेस्ट जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सिलेक्ट किया और उनको यहाँ बुला के हमने सरप्राइज गिफ्ट दिए थे। इस बार वाला सेशन भी हमारा खास ही है। इस बार वाला सेशन भी एंजियोप्लास्टी का है। डॉक्टर रुचि मैम को हमने फिर से आपके बीच में वापस ले आए उन सारे स्पेशल क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस के आंसर किसी किताब में नहीं है। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर एक इंटेलिजेंट माइंड, एक एक्सपीरियंस माइंड, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर ही दे सकता है। तो उन सारे टेक्निकल पार्ट्स को हमारे इस पूरे कार्यक्रम में रुचि मैम देखेंगे, डॉक्टर रुचि मैम। और इन टेक्निकल पार्ट्स का जो वाइब्रेशन पार्ट है या जो माइंडसेट वाला पार्ट है उसको मैं एड्रेस करूँगा। बात आज भी हम एंजियोप्लास्टी की ही करेंगे, जैसा हमारा सेशन का जो पूरा टाइटल है वो 5 कारण क्या है जो किसी भी एंजियोप्लास्टी को सक्सेसफुल या फेलियर बनाते हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ स्पिरिचुअल पार्ट से। मैम शैली, तो एंजियोप्लास्टी जब करते हैं तो उसके बाद में कई सारे पेशेंट्स उस चीज़ को 15-20 साल चला लेते हैं कई बार, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो जल्दी से वापस फेलियर या वापस जो मतलब फेलियर वाली कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो वो सारे जो रीजंस हैं उसके अंदर जो माइंड के रीजंस हैं, आपके थॉट प्रोसेस के रीजंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप इस पूरे सेशन के अंदर जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, अब जैसे मैं आपको मैजिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैजिक एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हमने पिरोया है छोटे आप बोल लीजिए कुछ डूज एंड डोंट्स वाले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के अंदर। मैजिक इससे लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहेगा, आप लोग इस चीज़ को नोट भी करें और अब ये लाइव सेशन होने के बाद में आप इसको वापस देख भी सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए। तो मैजिक में M स्टैंड्स फॉर योर माइंड, द स्पीड ऑफ योर माइंड। इस पूरे मेल फंक्शनिंग में या ह्यूमन बॉडी की मेल फंक्शनिंग के अंदर माइंड का बहुत बड़ा रोल है। माइंड के 5 गियर्स हैं। जैसे हमारी गाड़ी के अंदर 5 गियर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वैसे माइंड के 5 गियर्स हैं। जब इंसान पैदा होता है तो वो डेल्टा गियर में होता है, माइंड की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो थीटा फ्रीक्वेंसी में जाता है। ये माइंड के गियर्स ऐसे काम करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसीज ऐसे काम करती हैं। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हर फ्रीक्वेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है और वो बॉडी के वेलबींग के लिए या बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैसे काम करती है। ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहली फ्रीक्वेंसी हम डेल्टा की बात करते हैं, तो डेल्टा फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट बिल्कुल स्लीपिंग लाइंस के अंदर जाती है। स्लीपिंग लाइंस मतलब जब बच्चा पैदा होता है, सो रहा है, उसको कुछ भी काम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और सो रहा है, फीड ले रहा है, और बिल्कुल वैसी है। सॉरी, दिस इज डेल्टा एंड देन सेकेंड फ्रीक्वेंसी आती है थीटा फ्रीक्वेंसी। थीटा इज थोड़ा सा और कर्वी हो जाता है, एक पानी की लहर बीच में आती है। तो थीटा डेल्टा के नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है जहां पर थोड़ा सा अवेयरनेस वाला पार्ट हमारे बीच में रहता है। ज्यादातर जब हम मेडिटेशन करते हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इसी चीज पे पहुंच जाती है जहां पे हमें बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा कामनेस महसूस होती है कि बाहर की हम सारी टेंशन्स और सब कुछ भूल जाते हैं। वो हमारा थीटा फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है। थर्ड फ्रीक्वेंसी आती है हमारी अल्फा। अल्फा थोड़ा सा ज़्यादा कर्वी होता है। अल्फा फ्रीक्वेंसी हमें नई नॉलेज या नई इंफॉर्मेशन देती है लाइफ में। जब भी हम कुछ नया लर्निंग करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ चेंज करते हैं या कुछ नया लैंग्वेजेस वगैरह सीखते हैं, तो हमारा माइंड अल्फा फ्रीक्वेंसी के अंदर चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी है, इसमें लर्निंग होती है हमारी, राइट। उसके बाद में आता है हमारा
बीटा फ्रीक्वेंसी। सर एडजस्ट कर रही हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा सर। ओके, सो उसके बाद में बीटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा थोड़ा सा कर्वी होती है। तो आप ये देखिए कि हमने शुरुआत की डेल्टा से और अब फोर्थ गियर पे हम लोग आए हैं बीटा फ्रीक्वेंसी के अंदर ये लाइन जो ऑलमोस्ट फ्लैट चल रही थी वो अब पूरा कर्वी नेचर लेके बहुत तेज होती जा रही है। इसका मतलब जैसे हम गाड़ी तेज चलाते हैं तो पहले फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, ये फोर्थ गियर में आपकी गाड़ी चल रही है, राइट। अब ये स्पीड पकड़ रही है गाड़ी और लास्ट आपकी फ्रीक्वेंसी आती है गामा। ये बहुत तेज फ्रीक्वेंसी है। ये आप ये समझिए कि माइंड की पीक परफॉर्मेंस है। पीक परफॉर्मेंस के अंदर हमारा माइंड ऑलमोस्ट 4 बिलियन बिट्स पर सेकंड पे काम करता है, फास्टेस्ट फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि लाइफ सिंपल नहीं है, लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन जाती है जब हम बड़े होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती है, हमारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, हमारे पर्सनल एस्पेक्ट, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स और पीयर ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, बहुत सारी पर्सनल और ग्लोबल चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखते भी हैं, मैनेज भी करते हैं और हम उनसे जुड़े भी रहते हैं या जुड़े रहना चाहते भी हैं। अब क्योंकि ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमारी माइंड का ही हिस्सा है कि जब हमें कुछ लर्निंग करनी पड़ती है या जब हमारी लर्निंग होती है तो हम ऑटोमेटिकली अल्फा के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से बुक पढ़ेंगे, थोड़ी टेक्निकल बुक है, तो आप अल्फा फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएंगे। आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड के अंदर होंगे, सो रहे होंगे, बिल्कुल डीप स्लीप सो रहे होंगे, दिन में जो आप 5 मिनट की नैप लेते हैं, तो आप डेल्टा से थीटा की फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे। आप मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे कि आप मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशंस भी भेजनी है या आपको और बहुत सारे काम किए, तो आप गामा और बीटा फ्रीक्वेंसी के बीच में काम करेंगे। लेकिन इस पूरी दुनिया की प्रॉब्लम अब ये बन चुकी है कि हमने एक गियर लगा के छोड़ दिया है, पूरी बॉडी को और पूरे माइंड को एक गियर लगा के छोड़ दिया कि हम मल्टीटास्किंग पे ही काम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे पॉसिबल है, संभव है, वो आपकी गामा फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गाड़ी इतना तेज फास्ट चला दिया कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन हम मेंटली किसी भी काम में इन्वॉल्व नहीं है। आप डॉक्टर से इलाज करा के पहुंचे लेकिन आप डॉक्टर ने आपको बोला, यहाँ से एडवाइस करके भेजा आपके प्रिस्क्रिप्शन पे कि आप स्ट्रेस कम लेना, लोड कम लेना और इन सारी चीज़ों को फॉलो करना और रेगुलर वॉक्स वगैरह करना। लेकिन आप उस मल्टीटास्किंग, उस जो आपकी मल्टी विंडोज आपकी माइंड में खुले हुए हैं, उन सबको आपको एड्रेस करना है। एड्रेस करते करते रात को 12-1 बज गए, उसके बाद में आप सोए तो सुबह आप फटीग उसमें स्टेट पे उठे। अब फटीग स्टेट पे उठने के बाद में ना तो आप जिम जा पाए, ना आप वॉक कर पाए, ना आप योगा या अपनी बॉडी को टाइम दे पाए, तो आपका पूरा दिन का शेड्यूल खराब हो गया। तो अब ये कैरियर होता है अगले दिन और फिर ऐसे पूरा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो इस फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सारी जो जड़ है वो काम करती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें माइंड की 5 फ्रीक्वेंसीज, मेजर 5 फ्रीक्वेंसीज दिए हैं एक गियर में चलाने के लिए नहीं। माइंड इतना खूबसूरत वेपन है, इतना खूबसूरत मैजिक वॉन्ड है कि हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे चला के। जैसे गाड़ी हम अगर कभी हम पहाड़ में जाते हैं तो हम फर्स्ट पे चलाते हैं, फिफ्थ पे चला ही नहीं सकते क्योंकि फिफ्थ पे गाड़ी चढ़ ही नहीं सकती। फिफ्थ पे गाड़ी एक्सेल कर सकती है लेकिन पावर नहीं दे सकती है कभी गाड़ी। तो ठीक वैसे ही माइंड है, माइंड को ऑटो फ्रीक्वेंसी से बाहर ले जाके हम ये देखें कि हमें किस फ्रीक्वेंसी की किस एक्टिविटी के अंदर जरूरत है। आप बिलीव कीजिए, जब जैसे अभी हमारे यहाँ पर मेडिकेचुअल थेरेपी के लिए भी जब लोग आते हैं तो हम उनको यही बताते हैं, उनकी माइंड की प्रोग्राम भी इसी हिसाब से करते हैं ताकि वो फ्रीक्वेंसी को अपने लाइफ के आने वाले इवेंट्स के हिसाब से एडजस्ट कर पाए, ताकि वो स्ट्रेस नहीं ऐड हो उनकी लाइफ के अंदर और अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सके। तो ये मैजिक का पहला एस्पेक्ट था, द माइंड पावर। दूसरा है एच, मैंने छोटा लिखा है इसके अंदर। दूसरा है ए, हैबिट, HA, हैबिट। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी, मेरी, हर इंसान की लाइफ के अंदर। और आप ये मानिए कि अगर हैबिट एक लूप है, एक राउंड सर्कल है, तो अगर आज आपका इलाज हुआ है, आज आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एंजियोप्लास्टी कुछ गलत हैबिट्स की वजह से हुई है। हैबिट सबसे पहले आती है माइंड के अंदर। माइंड आपका काम करता है थॉट प्रोसेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ आपके नेचर, कुछ आपके आसपास के एनवायरनमेंट के
प्रेशर्स या उनकी उनकी फीड्स की वजह से आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कितना क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस माहौल के अंदर हैं, किस घर के अंदर हैं, आपकी गाड़ी कैसी है, आपका मोबाइल फोन कैसा है, एवरीथिंग काउंट्स इन आवर फ्रीक्वेंसी थिंग ना। तो हर चीज काउंट करती है, और हर चीज काउंट जब करती है तो आपके पास में अगर इतना लंबा चौड़ा गैमट है जो नेगेटिव ही आपको फीडबैक दे रहा है, तो आप नेगेटिव अगर होगा तो आप उनसे बचते बचते फिरेंगे, तो आपकी हैबिट का पार्ट हो जाएगा कि आपने दिन की शुरुआत जब सुबह 7 बजे से की और रात को आपने रात का एंड हुआ 12 या 1 बजे के आसपास, उसमें आपने एस्केप मोड अपनाया कि लाइफ में इनसे कैसे बचना है, ये काम कैसे करना है, मल्टीटास्किंग कैसे करनी है, या शॉर्टकट्स कैसे लेने हैं। तो उस वजह से गलत हैबिट बनी, गलत हैबिट की वजह से आपका खाना पीना गलत हुआ, आर्टरीज में प्रॉब्लम आई, डॉक्टर साहब ने आपका इलाज किया, स्टैंड डला और एंजियोप्लास्टी हुई। अब एंजियोप्लास्टी के बाद में हैबिट का सबसे बड़ा रोल इसलिए रहता है क्योंकि हम वही इंसान हैं, चाहे हमारी उम्र 70 साल हो, चाहे हमारी उम्र 40 या 50 या 60 साल। इसका मतलब ये है कि हम एक सर्टन लूप के अंदर रहने के आदी हैं, ये हम मान के चलें, एक सर्टन लूप में रहने के हम आदी हैं, उस लूप की वजह से ही कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम हुई है। तो एंजियोप्लास्टी के बाद में आप अपने डॉक्टर, आप अपने लाइफ कोच जो आपके मेंटल या स्पिरिचुअल गाइड होंगे, आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, इन सब की बात को ठीक से मानिए और रिहैबिलिटेशन, कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, जैसा कि हम हमारे यहाँ सारे पेशेंट्स को रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। रीजन ये है कि हैबिट सुधारने के अंदर टाइम लगता है, हैबिट एकदम से नहीं सुधरती है। आपने एक लाइफ का ढर्रा, एक लाइफ का स्केड्यूल एक लंबे समय तक जिया है, तो आपका ऑटो मोड पक्का है, आपके बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सब के पास में अपनी मेमोरी है, वो की मेमोरी पिछले 50 साल से पक्की है कि आपको इतनी बजे उठना है, इतनी बजे करना है, साथ में अगर कोई एक्स इंसान आया तो आपको उससे कैसे रिएक्ट करना है, पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, कि दिन में इतनी बजे लंच लेना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब ये, ऑटोमेटिक का एक फायदा सिर्फ ये है कि इसके अंदर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, ये सिर्फ फैक्ट्रीज के केस के अंदर होता है, लेकिन पर्सनल केस के अंदर ऑटो मोड बहुत ज्यादा लीथल है, बहुत ज्यादा घातक है। ऑटो मोड आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उससे बाहर आप ना जिंदगी जी सकते हैं, ना देख सकते हैं, और आप चेंज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होंगे। हमारे इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैं स्पेशली उन लोगों को प्रेफर करता हूं जो चेंज के लिए रेडी हो। अगर आपकी प्रॉब्लम है, आपको ब्लॉकेज है और फिर भी आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप मतलब आप ये मानिए कि डॉक्टर ने आपको दवाइयों या एक और एंजियोप्लास्टी के ऊपर ठीक रखा हुआ है या चला रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की मेहरबानी मानिए, क्योंकि आपकी हैबिट्स के बेसिस पे आप अपने साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी लाइफ के, अपनी हेल्थ के साथ में। तो आपको हैबिट अपने चेंज करनी पड़ेगी इस चीज के अंदर। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट, हैबिट। पहला पॉइंट था द माइंड फ्रीक्वेंसी, माइंड की स्पीड, सेकंड पॉइंट है हैबिट। थर्ड पॉइंट है जी, ह्यूमन बीइंग का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम या सेल्स जो भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमें फ्री रहना अच्छा लगता है। और जैसे ही हमें कुछ टारगेट या कुछ गोल्स मिलते हैं ना, हम टेंशन में आ जाते हैं कि लाइफ को फ्रीडम से ही एंजॉय करें। जैसे ही गोल्स या कुछ पैरामीटर्स आते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर हमें चीज़ें अचीव करनी है या एक्टिवेट करनी है, तो हमें लगता है कि वो कैसे होगा, फिर स्ट्रेस आ जाता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको ये डर लगता है कि फेलियर होगा या सक्सेसफुल होगा। तो ऐसे बहुत सारे माइंड के पैरामीटर्स हैं। लाइफ के अंदर गोल होना बहुत ज़रूरी है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपकी एंजियोप्लास्टी होगी तो इसके बाद आपके पास में एक बेटर चांस है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को वापस ठीक करने का। जैसा कि भी हमने आपसे बात की, हैबिट की बात की या डॉक्टर की पूरा प्रिस्क्रिप्शन या उनकी बात मानने की बात की, ठीक वैसे ही गोल्स लाइफ के अंदर अगर आपको वो गोल्स दे रहे हैं, अगर आपका डाइटिशियन या आपकी न्यूट्रिशनिस्ट आपको गोल दे रही है कि देखिए आपका डाइट चार्ट ये है, सुबह आपको ये खाना है और ये फ्राइड नहीं खाना है, या जो भी कुछ वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगले 3 महीने या 6 महीने का शेड्यूल यही रहेगा और आप मुझे आके दिखाएंगे, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, मतलब शुरुआत में चलता है, लेकिन उसके बाद में हम वापस उसी मूड उसी चीज़ के अंदर रहते हैं। तो गोल्स में हम टारगेट को सीरियसली फॉलो करें, टारगेट का रिस्पेक्ट करना सीखें। हम टारगेट ऐसा नहीं है कि आज ले लिया, 2 दिन बाद में हमने खुद के टारगेट को तोड़ दिया, फिर सोचा कल से करेंगे। हम सारे इंसानों की प्रॉब्लम
आज मेरी भी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं हम इन सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं गोल्स को लेके। लेकिन हमारी ये खास बात भी है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है हम जो काम इससे पहले नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो गया, वो काम अब हम कर दें या करना शुरू कर दें हमारे डॉक्टर्स या हमारे लाइफ कोच की मदद से। तो आपकी लाइफ के अंदर गोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं और गोल्स को इम्पोर्टेंस दीजिए, उनका रिस्पेक्ट। हमारे केस में एंजियोप्लास्टी के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल दे फॉलो देयर गोल्स अंडर फियर। यस मैम। तो ये एक रीजन होता है उनका गोल्स को बहुत जल्दी छोड़ देना। मंथ्स किया, फियर कम हुआ तो गोल्स उनके छूट जाते हैं, टारगेट्स अचीव नहीं करते। बिल्कुल। मैं जैसे मैं अभी मैम ने इस चीज़ को जिक्र किया, तो मैं आपको यही ऐड करना चाहूँगा कि देखिए दो चीज़ें काम करती हैं, आपका थॉट प्रोसेस और आपका एक्शन। आपका एक्शन आपके फिजिकल बीइंग पे रिफ्लेक्ट होता है और आपका थॉट प्रोसेस वो ट्रिगर होता है, वो गाइड होता है जो आपकी फिजिकल बॉडी पे वो एक्शन करवा रहा है। तो अगर ये मानिए कि डॉक्टर ने आपको बोला कि आपका बीपी कंट्रोल रखने के लिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन हमारी हिस्ट्री या हमारा हैबिट ये बोलता है कि ये हम करते हैं और इसी से हमें एक किक मिलती है, एक ट्रिगर मिलता है। अब किक की वजह से आपको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ गई, ये बात फैक्ट है, ये आप सब लोग जान गए। लेकिन अभी हमारा जो हैबिट है वो बार बार इसको ट्रिगर कर रहा है, हमारे फिजिकल बॉडी को या हमारे हैबिट्स को, कि नहीं वी वांट दिस, ये थोड़ा सा एक बार लेके देखें यार, मजा आ जाएगा। तो एक बार लिया आपको लगा कुछ नहीं हुआ, दो बार लिया आपको लगा कुछ नहीं हुआ, तो तीसरी बार चौथी बार के अंदर आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, दवाइयाँ और ले लेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको अपने गोल्स के अंदर बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है कि जो डॉक्टर ने आपको बोला है या जो आपके डाइटिशियन या लाइफ कोच ने आपको गोल्स दिए हैं अगले 1 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, वो आपको रिलीजियसली फॉलो करने हैं। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जी हो गया। आई इज फॉर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस हम सारे ह्यूमन बीइंग की एक और सबसे बड़ी खामी है। कोई बात नहीं, खामी है तो हम इसको, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग है तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, हम इससे ऊपर भी उठ सकते हैं, हम इवॉल्व भी हो रहे हैं, हर सेकेंड हम इवॉल्व हो रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं। इग्नोरेंस में यही आता है कि आपने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जब मार्च के अंदर इंडिया में कोरोना का जो एपिडेमिक है वो डिक्लेयर हुआ था, तो कोरोना के बाद में लॉकडाउन वगैरह सारे हो गए थे, तो आपने सबने देखा होगा कि सड़कों पे सन्नाटा और सब अपने अपने घरों के अंदर बिल्कुल एकदम महफूज, एकदम सेफ रहे थे कि वहाँ से कोई आ भी रहा था तो हम डिसइंफेक्टेंट्स या सैनिटाइजर्स लेके हमारे डोर बेल्स और ये सारे बटन्स और जो भी पब्लिकली एक्सेसिबल चीज़ें डिवाइसेज हैं उनको बार बार पहुँचते भी थे, बार बार करते भी थे। मास्क लगा के जा रहे हैं तो भी हमें डर लगता था कि हम, क्योंकि अब उस टाइम उस स्टेज में चल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये कोरोना वाला फेज बढ़ा वैसे वैसे हम लोग और ज़्यादा केयरलेस हो गए, राइट मैम? मैं ठीक है। तो हम लोग केयरलेस हो गए, तो ये केयरलेस मतलब इग्नोरेंट, कि कोई चीज़ हमारी लाइफ के अंदर अब इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ कोरोना के अंदर जो नॉर्मल डेथ्स हैं उनको उनकी फैमिली वाले भी नहीं मिल पा रहे थे। इसका मतलब आप देखिए उसका वो किस लेवल का डेंजरस होगी। उसके बावजूद हम 3 महीने या 4 महीने के अंदर ऐसे हो गए कि मार्केट्स में हम एकदम ऐसे खुले हम घूम रहे जैसे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कुछ हुआ ही नहीं है। ये हमारा इग्नोरेंस है, ये हमारे नेचर में ही है। हमारे नेचर में जो चीज़ है हमें उससे लड़ना है और हमें उससे समझ के जीतना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दुश्मन से लड़ रहे हैं, हम हमारी ही किसी चीज़ से लड़ रहे हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करके साइड लाइन करना है कि अब ये हमने लाइफ का कुछ पार्ट इग्नोरेंट होके बिताया, अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाइफ तो यही है। अब इससे तो हम लड़ तो सकते नहीं है। तो इग्नोरेंस को हटाने के लिए जितना भी जो हम ये सोचते हैं कि चलो आज हार्ट अटैक हुआ या स्टेंट डल गया तो हम 15 दिन 20 दिन ऐसे रहते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने कर्मों की बात भी करते हैं कि कुछ ऐसे गलत तो नहीं किया हमने, तो हम लोगों से बिल्कुल ठीक बात करते हैं। लोग मतलब इनिशियली हमारे वो 15-20 दिन या 1 महीने के फेज के अंदर हम बिल्कुल पोलाइट और बिल्कुल हम्बल तरीके से लोगों से होते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि हम थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आ रहे हैं तो हम मेंटली भी ट्रैक पे आ जाते हैं। तो मेंटली वही हमारे बिहेवियर, वही एटीट्यूड, वही थॉट प्रोसेस, खाने के अंदर भी वही बदतमीजी और एक्सरसाइज के अंदर भी वही बदतमीजी।
तो ये इग्नोरेंस वाला पार्ट हम समझें और समझ के इसको साइडलाइन करें, आगे बढ़ें, ताकि हम एक जागी हुई जिंदगी जी सके, कॉन्शियस जिंदगी जी सके। लास्ट वाला पार्ट मैं आपसे जिक्र करूंगा सी में हम कंसिस्टेंसी की बात करेंगे, कंसिस्टेंसी और कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली इतनी मेमोरी है इस ब्रेन के अंदर के वर्ल्ड की सारी हार्ड डिस्क वगैरह भी इस मेमोरी को जस्टिफाई नहीं कर सकती है, इतनी ज़्यादा मेमोरी है। अप्रॉक्सीमेटली 90% मेमोरी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब ये कि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे लेफ्ट राइट में या मुझे कोई स्मेल आ रही है लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड उस स्मेल को परसीव कर रहा है। मेरे आईज के जो एक्स्ट्रा विजन से, जो ब्रॉडर विजन से, वो मेरे आसपास के चीज़ों को या लाइट्स को या कलर्स को ले रहे हैं और मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये गया इस बेसमेंट के अंदर। इस बेसमेंट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पड़े हैं। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सचिन तेंदुलकर जब अपने नर्वस 90s के अंदर थे, तब वो ये सोचते थे कि ये 90s मेरा होगा नहीं होगा। तब उसके अंदर क्या था, कभी वो 91 पे आउट हो रहे थे, कभी 93 पे आउट हो रहे थे, कभी 98 या 99 पे आउट हो रहे थे, ऐसा हो रहा था। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, आप ही के दिमाग के डाले हुए कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कहाँ से आए? वो आपकी फैमिली से आए, वो पीयर ग्रुप से आए हैं, वो आपके फ्रेंड्स एंड सोसाइटी से आए हैं, आपकी रिलीजियस बिलीफ से आए हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट कीजिएगा। हमारे रिलीजियस बिलीफ भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं जिसके अंदर हमें फियर्स होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो भी सारे हमारी वेलबींग के अंदर काम करते हैं, राइट। अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लेकर जब हम जिंदगी जीते हैं तो हम कई चैलेंजेस लेते हैं, कई थ्रेड्स छोड़ देते हैं। कई बार हमारी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग हमारे कॉन्सेप्ट्स को फोरफ्रंट पे रख के कुछ एक्शंस लेते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं, और वहीं से हमारी लाइफ चेंज होना शुरू होती है। तो पहले माइंडसेट आपका आया, माइंडसेट ने सर्टेन एक्शंस करवाए, उन एक्शंस ने सर्टेन रिजल्ट्स दिए, वो रिजल्ट्स वापस लौट के आए जो या तो अच्छी सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे। तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर मेल फंक्शनिंग के अंदर उन्होंने उस चीज को बढ़ावा दिया। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स आप हमें ठीक करते होंगे इसके अंदर कि अगर अब ये आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, हम आप सुबह बड़े पब्लिक गार्डन्स में देखिएगा 6-7 बजे के आसपास हम लोग जाते हैं घूमने। कोई गिलॉय लेके घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा। कई लोग अपना बीपी मेजर रोज करवा रहे हैं, कई लोग कुछ और करवा रहे हैं, कई लोग नारियल पानी पी रहे हैं, कई लोग जूस की लाइन में लगे हुए आपको खड़े मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास में एन नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ न्यूज है। कोई टीवी पे कुछ और देख रहा होगा, कोई अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर बात कर रहा होगा, कोई फ्रेंड आपको ये बोल रहा होगा, कोई फैमिली मेंबर ये बोल रहा होगा कि उन्होंने तो ऐसे किया तो ऐसे कर लो, और ऐसा किया तो ऐसा कर लो। अल्टीमेटली ये जितने लोग और जितनी बातें होंगी उतना आप कंफ्यूज होंगे। तो आप अपने डॉक्टर को, डॉक्टर भगवान कब बनता है, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। भगवान या आपका विश्वास तभी काम करता है जब आप मल्टीपल जगहों से इनपुट्स लेना बंद करेंगे। हम सरेंडर उसी को करते हैं, उसी इंसान को जो हमसे बेहतर होता है, जो हमसे ज्यादा जानता है, जो हमसे इंटेलिजेंट होता है। और आप ये मान के चलिए, आपका डॉक्टर आपसे इंटेलिजेंट है, आपसे ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा आपकी बॉडी पार्ट, आपके हार्ट को जानता है, जो कैसे फंक्शन करता है और कैसे ठीक रहता है। तो आपका उस पर ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा करना बहुत जरूरी है आपकी वेलबींग के लिए। मतलब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि डॉक्टर पे भी आप भरोसा कर रहे हो लेकिन साथ में किसी ने होम्योपैथी बता दिया है, किसी ने ये भी बताया, किसी ने वो भी बताया, और आप मल्टीपल चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप ठीक नहीं हो पाएंगे। मेंटली भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और फिजिकली भी आप नहीं ठीक हो पाएंगे कि आप ये सोचेंगे डॉक्टर साहब एक बार वापस मेरे को ठीक कर दो। और लेकिन हम सोचते हैं कि हम गलत कहाँ हैं, हम गलत वहीं हैं। आप अगर डॉक्टर के पास में आए हैं तो मैं आपको बोलूंगा टोटल सरेंडर के साथ में आइए। डॉक्टर या लाइफ कोच या किसी भी इंसान के पास में जहां पर आप ठीक होने जा रहे हैं, आप टोटल सरेंडर के साथ में जाइए और फिर आप देखिए आप ठीक होते हैं। मेरा मैजिक वाला पार्ट यहीं पे मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और आप में से जिसको भी और ज्यादा
जानकारी की ज़रूरत हो तो हमारे क्लिनिक वाले नंबर 9116769111 पर बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे, और यहाँ आकर मुझसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। और मेरे तरफ से बस इतना ही। ओवर टू यू रुचि मैम। ये सब बातें हमने इसलिए की बिकॉज हम लोग हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट रिसर्च फाउंडेशन चलाते हैं और होलिस्टिक हार्ट हीलिंग मेडिरिचुअल कंसेप्ट के अंतर्गत काम करते हैं। मतलब हम सिर्फ पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट या लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं देना चाहते, हम रूट लेवल से उसकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, क्योर करना चाह रहे हैं। इसलिए हम साथ में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ बॉडी हीलिंग साथ में लेकर चल रहे हैं। और इनिशियली आपको बताने का पर्पस भी यही था ताकि अब जो मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स बताऊं उनको आप बेटर तरीके से समझ पाएँ, ज़्यादा रिसेप्टिव होकर समझ पाएँ ताकि उनका अमल कर पाएँ। तो अब मैं बात कर रही हूँ आपसे वो मेन रीजंस 5 हमने सोचे हैं आपको बताने के लिए। वो मेन रीजंस जो डिसाइड करते हैं जो आपकी एंजियोप्लास्टी, आपके लक्षणों का कम होना, आपके लक्षणों का रहना या प्रोसीजर का कॉम्प्लिकेट होना, उन सब में मेन भागीदारी निभाते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक निमोनिक बनाया है, विक्ट्री। तो वी विल गो वन बाय वन। जब हम वी की बात करते हैं तो इसेंशियली इट मीन्स कि कब, व्हेन। तो वी मैंने व्हेन के लिए यूज़ किया है। व्हेन का मतलब है कि आपका जो एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर है वो कब हुआ। अब इसमें 2 टाइप के मरीज होते हैं। एक तो मरीज है जिनको अक्यूट प्रॉब्लम है। अक्यूट मतलब उसी समय उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम आई है, अक्यूट में इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जैसे आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व मत करते रहिए 2 घंटा 3 घंटा। आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपको लगा नहीं वाकई में ही मुझे हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, देन यू आर रीचिंग योर फैमिली डॉक्टर। फिर उन्होंने आपको बोला अच्छा आप ये मेडिसिन खा के पहले 2 घंटा वेट कर लो, फिर आपने वो भी कर लिया। फिर आप उनको बता रहे हो क्योंकि आप सारी डिस्कशंस टेलीफोन पे कर रहे हो, फिर आप उनको बता रहे हो तो वो भी पूरा रियलाइज नहीं कर पा रहे क्या है, आपको भी नहीं पता चल रहा। जब आप और 2 घंटे के बाद ठीक नहीं हुए, रात में भी आपने ऐसे ही निकाल लिया कि देखते हैं ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, सो यू आर लूजिंग योर टाइम। तो जब आपकी अक्यूट प्रॉब्लम है और कोई भी लक्षण जो हम इतनी बार लक्षण बताते हैं, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, धड़कन तेज हुई है, बाजू में दर्द है, जबड़े में पेन है, अगर इनका कोई भी रिलेशन आपके लक्षणों के साथ हो रहा है तो उसको आप अक्यूट हार्ट प्रॉब्लम मानिए और इमीडिएटली डोंट वेस्ट योर टाइम, तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर के पास पहुंच के, अगर वो बोलते हैं कि हार्ट की ही प्रॉब्लम है, इसमें तुरंत एंजियोग्राफी की ज़रूरत है और उसमें ब्लॉकेज निकलेगा ही, तो आप हाथ की हाथ एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का मानस बनाकर उस प्रोसीजर को करवाएं। वहाँ पर हर मिनट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं, सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं इनिशियल 3 आवर्स ऑफ सिम्टम्स में। जब आपको लक्षण हुए तो इनिशियल 3 घंटे में आपके बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। 3 घंटे से ज़्यादा होने पे आपके हार्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स पहुंच जाते हैं डैमेज हार्ट की वजह से, जो हार्ट की भी रिकवरी को थोड़ा सा कम अच्छा रखते हैं और पूरी बॉडी में भी उन केमिकल्स के होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपके बाकी बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचने की कमी हो सकती है और लॉन्ग टर्म में वो हमारे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी नुकसान कर सकता है। नेवरदिलेस आप थोड़ा दूर रहते हैं, आपके बहुत नज़दीक कोई कार्डियक सेंटर नहीं है, 3 घंटे से आपको ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन आप पहुँच गए हैं, तो आप उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवा लीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा टाइम लगाते जाते हैं उतना आपको नुकसान बढ़ता जाता है। सेकेंड फेज होता है, अगर हमने 3 आवर्स वाला क्रॉस कर दिया तो 3 घंटे से 72 घंटे मतलब 3 दिन के अंदर अंदर हम चाहते हैं कि हम अक्यूट प्रॉब्लम वाले पेशेंट को हैंडल कर लें। अगर वो 3 दिन भी हमने अपने आप को सिर्फ दवाइयों पे, दर्द की दवाई ले ली, गैस की दवाई ले ली, इन सब पे निकाल दिया और वाकई में कोई ब्लॉकेज था, तो हम काफ़ी डैमेज ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद वो इमरजेंसी में जो आपको रिस्क थे, आप मर सकते थे, आपकी धड़कन अचानक से तेज हो सकती थी, वो वाला फेज आप निकाल चुके हो, उन कॉम्प्लिकेशन से आप बच चुके हो, लेकिन जो डैमेज होना था वो भी आप कर चुके हो। सो इफ यू ऑलरेडी क्रॉस द 72 आवर्स, देन इट इज ऑलवेज बेटर टू नॉट हैंडल इट एज एन इमरजेंसी, क्योंकि आपने इमरजेंसी वाला टाइम निकाल दिया, तो हम उसको इलेक्टिवली हैंडल करें। इलेक्टिवली मतलब पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर, पहले पेशेंट का डायबिटिक स्टेटस, उसका इन्फेक्शन स्टेटस, उसका किडनी का स्टेटस,
कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, पाइल्स तो नहीं है, ये सबको रूल आउट करा लें ताकि कॉम्प्लिकेशन रेट को हम और नहीं बढ़ाएं। जब एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो हमें ये रिस्क होता है कि हम जितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतना पेशेंट का हार्ट कमजोर हो रहा है या मरने का रिस्क है, तो हम ये प्रॉब्लम्स को साइड ट्रैक करके रखते हैं। मेजर फोकस सबका ये रहता है कि इमीडिएटली उस वेसल को खोल के स्टेंट डाल दिया जाए, लेकिन जब हम उस फेज को पार कर चुके हैं, वो टाइम निकल गया, चाहे हमें नुकसान हो गया उसमें, लेकिन वो टाइम निकल गया, तो बेटर है कि हम आगे और कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो उसके लिए ये जो पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें दिक्कत दे सकती हैं उनका पहले इवैल्यूएशन करवा के फिर हम आगे बढ़ें। तो ये पॉइंट था व्हेन का मतलब अक्यूट फेज में आप एज सुन एज पॉसिबल करवा लें, लेकिन अगर वो फेज निकल गया है तो आप प्रॉपर इवैल्यूएशन करके ही करवाएं। सो दैट इज प्रॉपर टाइम टू हैंडल योर डिजीज, योर एंजियोप्लास्टी। कुछ पेशेंट्स को एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है। क्रॉनिक प्रॉब्लम मतलब चलने में सांस भरती है, चलने में छाती में दर्द होता है, बैठ जाते हैं तो ठीक हो जाता है, ये स्टेबल प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जिनको ये वाली प्रॉब्लम्स है उनकी अगर एंजियोग्राफी हुई है और उनको बताया गया है कि उसमें स्टेंट डलना है, तो आप अपना टाइम लें, आप डॉक्टर को पूरा बताएं आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ताकि अगर उनको लगता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनका हो सकता है 2 साल पहले कभी अल्सर्स का ऑपरेशन हुआ, तो आपके ट्रीटिंग कार्डियोलॉजिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि आपको जीआई अल्सर्स की प्रॉब्लम है, या आपको कभी स्ट्रोक लगाया दिमाग में जहाँ पे नस फट गई थी, ब्लीडिंग हुई थी, वो आप उनको बताइए, या आपको पाइल्स का प्रॉब्लम है, या आपकी किडनी में पहले कभी किसी भी इन्फेक्शन या फीवर के दौरान आपके लेवल्स बढ़ गए थे, एक्यूट रीनल फेलियर जैसा कुछ बताया गया था। ये सब चीज़ें अगर आप अपने डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपको टाइमली प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेंगे, रिस्क स्ट्रैटिफाई कर पाएंगे, वो ये जान पाएंगे कि ये प्रोसीजर करने में अगर हम पेशेंट को डाई देते हैं जिससे इतना नुकसान किडनी पे हो सकता है, ऑलरेडी किडनी डैमेज तो नहीं है, कितना नुकसान होगा पेशेंट को और कितना फायदा होगा। सिमिलरली जब हम प्रोसीजर करते हैं तो खून पतला करने का इंजेक्शन भी लगाते हैं, बाद में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं जो खून को पतला रखें ताकि स्टेंट्स बंद नहीं हो, वो दवाइयाँ नुकसान कर सकती हैं उन पेशेंट्स को जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम है। तो अगर हमें पहले से मालूम होगा, हम पहले इवैल्यूएट करवा के देख लेंगे कि अल्सर की प्रॉब्लम अभी एक्टिव तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम पेशेंट को के हार्ट को तो ठीक कर दें, एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट तो लगा दें, लेकिन कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाए, पेशेंट को जीआई ब्लीड हो जाए, पेशेंट की किडनी फेलियर में चली जाए, और अल्टीमेटली वी एंड अप ईदर लूजिंग द पेशेंट और एंडिंग इन अ ग्रेव कॉम्प्लिकेशन। इसलिए टाइम फ्रेम इम्पॉर्टेंट है, कब हमें कितना स्पीडीली एक्ट करना है। और मैं जो भी पॉइंट्स आपसे डील करूंगी उन सभी पॉइंट्स में आप एज अ पेशेंट, मतलब पेशेंट को भी सामने रखें, पेशेंट के अटेंडेंट्स, रेफरिंग डॉक्टर और कार्डियोलॉजिस्ट, सबका रोल है इसमें। एज अ पेशेंट आपका ये रोल है कि आप इमीडिएटली अपनी बीमारी इन्फॉर्म करें। एज एन अटेंडेंट आपका ये रोल है कि अगर पेशेंट आपके साथ जो भी रिलेटिव हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली इंटरवीन करें। अगर पेशेंट नहीं बोल रहा तो आप यू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और आगे जाके बताएं। जो रेफरिंग डॉक्टर हैं, जो प्राइमरी केयर सेंटर्स पे या सेकेंडरी केयर सेंटर्स पर हैं, जिन्होंने पेशेंट को भेजना है, वो पेशेंट को कभी कभी एकदम से ही कह के भेज देते हैं कि अक्यूट प्रॉब्लम है, आप तो तुरंत आपकी एंजियोप्लास्टी होगी और आप चले जाइए, और पेशेंट भी उसी तरीके से जाता है। वो भी अगर इसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करके हमें ये बता पाएं कि पेशेंट को मेन अटैक 3 दिन पहले हुआ था या 4 दिन पहले हुआ था और अभी पेशेंट इस प्रॉब्लम से आया है, आज फिर उसको दोबारा पेन हुआ या जो भी, तो हम उसी तरीके से पेशेंट को इवैल्यूएट कर कर उसका इलाज कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं टाइम डिसाइड करने में, ताकि कॉम्प्लिकेशन रेट को मिनिमाइज किया जा सके और सक्सेस रेट को इम्प्रूव किया जा सके। द सेकेंड पॉइंट इज इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब है किन में, इन whom it should be done. So इंडिकेशन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट को लक्षण तो है, तभी हम ये बात करें कि पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हुई है। अब किन पेशेंट्स में तो एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए, किन पेशेंट्स में तो बाईपास होना चाहिए, किन पेशेंट्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मैंने लास्ट जो वेबिनार हमने एंजियोप्लास्टी पर लिया था उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये जो इंडिकेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ डेफिनेटली इसमें ओवरलैपिंग जोन्स हैं, लेकिन अगर आपको एक डॉक्टर ने एक्यूट प्रॉब्लम में बताया है कि आपका ये होना चाहिए, तो आपको लाजिमी है कि आप उनकी बात मानें। अगर आप स्टेबल प्रॉब्लम के साथ गए हैं और आपकी कुछ इवैल्यूएशंस प्लस माइनस आई हैं, आपकी एंजियोग्राफी हो गई, उसमें बॉर्डरलाइन ब्लॉकेजेस हैं, 60 या 70% के करीब ब्लॉकेज है, तो आपका सिम्टम कोरिलेशन, आपका कोई भी स्ट्रेस टेस्ट हुआ है,
असेसमेंट हो रखी है कि कितनी टेरिटरी आपकी एमिनेबल है इस्कीमिया के लिए, वो सब चीज़ें चेक होने के बाद मालूम चलता है कि आपके लिए प्रोसीजर इंडिकेटेड है या नहीं। ये स्पेशली उन लोगों में है जिनमें लक्षण बहुत क्लियर नहीं होते, ओवरलैप ऑफ सिम्टम्स होता है, सांस भर रही है, एस्थमा भी है, अब हमें नहीं पता कि आपको जो सांस भर रही है वो प्योरली एस्थमा की वजह से भर रही है या आपको अंडरलाइंग हार्ट की प्रॉब्लम भी है। अगर इस सूरत में आपकी एंजियोग्राफी हो गई, उसमें बीमारी आई है, तो वो एंजियोप्लास्टी के लायक है या नहीं वो देखने के लिए हम और टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर हमारे साथ पेशेंट, उनके अटेंडेंट्स कोऑपरेट करते हैं कि आप इवैल्यूएट कर लीजिए फिर डिसाइड करिएगा ज़रूरत है या नहीं, देन वी डोंट माइंड गेटिंग अ फ्यू मोर टेस्ट डन बिफोर वी डिसाइड एंजियोप्लास्टी होना है या नहीं। सिमिलरली अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आप ये बताइए कि ये आपके 2 टेस्ट और होंगे, इसमें आपके 10,000 रुपये लगेंगे, देयर आर पेशेंट्स एंड अटेंडेंट्स जो बोलेंगे कि साहब ये वाले फलानी जगह पे तो मेरा इतने और डाल दूंगा तो मेरी तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, तो मैं ये 10,000 क्यों खर्च करूँ, आप मेरी एंजियोप्लास्टी ही कर दो ना। एंड देयर आर मोमेंट्स व्हेन डॉक्टर्स actually have to succumb to their mindsets of the patients and their attendants, क्योंकि हम भी कोई 100% फुल प्रूफ मेथड तो आपको दे नहीं रहे। हम ये तो नहीं बोल सकते कि हाँ हमने ये टेस्ट करा लिया और अब हम श्योर शॉट बता सकते हैं कि अब तो आपका सक्सेसफुल होगा ही नहीं। हमने ये आपका रिलेटिव रिस्क असेसमेंट के लिए कराया है कि आपको फ़ायदा मिलेगा या कम फ़ायदा मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, ये देखने के लिए हम टेस्ट करा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक रिलेटिव इंडिकेशन हो जाती है कुछ और ऐड ऑन करने के लिए, कुछ और बेहतर करने के लिए। तो अगर हमारे ऊपर भी ये प्रेशर आ जाता है कि नहीं आप हमारे कॉस्ट तो मत बढ़ाइए, कम से कम कॉस्ट में जल्दी कर दीजिए, तो ये जो बीच का रास्ता है जो हमको और असेसमेंट करनी चाहिए वो मिस हो जाता है। तो इस केस में अटेंडेंट्स, पेशेंट्स, रेफरिंग डॉक्टर्स और कार्डियोलॉजिस्ट सबका टीम वर्क चाहिए। एवरीबडी नीड्स टू कोऑपरेट विद ईच अदर। उनके सिचुएशंस को समझना, फाइनेंशियल सिचुएशन, बाहर से आए हैं, उनका सिटी में रहने का बर्डन, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ये डिसाइड करने के लिए कि हमको इस पेशेंट में ये प्रोसीजर अभी करना है या नहीं। उसके लिए पेशेंट्स और अटेंडेंट्स का कोऑपरेशन भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगी, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इलेक्टिव केस में मैंने भी बताया था कि अगर एक डॉक्टर ने आपको एंजियोप्लास्टी सजेस्ट की है और क्योंकि वो इमरजेंसी नहीं है, तो यू आर एट फ्री विल टू टेक मल्टीपल ओपिनियंस अलग अलग भी हो सकते हैं क्योंकि सब डॉक्टर्स देखते हैं मरीज। कोई डॉक्टर आपको ये भी बोलेंगे कि नहीं इस प्रॉब्लम का तो आपका इलाज बाईपास ही होना चाहिए, कोई बोलेगा कि नहीं इसमें एंजियोप्लास्टी हो सकती है। सो द ओपिनियंस कैन वेरी, और उसका रीज़न अगेन ये होता है कि सपोज एक मैं आपको एग्जांपल ड्रॉ करके बताती हूँ इस केस में। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं, इन्हीं आर्टरीज की वजह से हम ये जो ब्लॉकेजेस और अटैक की बात करें, तो ये जब हमारी आर्टरी है इसके अंदर सपोज यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉकेज है जो काफी टाइट है। अब हमें ये तो पता है कि इसका इलाज होना है, इसको एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, ठीक है। अब आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोल दिया कि इसकी एंजियोप्लास्टी तो हो जाएगी लेकिन इसमें एक एक्स अमाउंट लगेगा, और अगर आप इस एंजियोप्लास्टी में बेहतर रिजल्ट चाहते हो तो इसके अंदर 2 प्रोसीजर और हम करेंगे। हम उसको पहले स्टडी करेंगे, शायद हम ये बोलें कि आपका आई बस करना पड़ेगा देखने के लिए कि लीजन किस टाइप का है, उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। हो सकता है कोई आपको बोले कि इसमें मुझे देखने के बाद लग रहा है कि इसके अंदर तो यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम जमा हुआ है, हो तो जाएगा ऑपरेशन, लेकिन हो सकता है मुझे एक मशीन इस्तेमाल करनी पड़े जिससे मैं कैल्शियम हटाऊं, जिसको रोट एब्लेशन बोलते हैं, तो ये करना पड़ेगा। तो एंजियोप्लास्टी तो हो जाएगी लेकिन ये प्रोसीजर्स ऐड हो जाएंगे, ये प्रोसीजर्स ऐड हो जाएंगे तो कॉस्ट ऐड हो जाएगी। अब अगेन हर सेंटर और हर पेशेंट का अलग सिस्टम है। कोई पेशेंट कहेगा कि नहीं साहब मेरे को तो आप कम से कम में कर दो, स्टेंट डाल के नाड़ी खोल दो, बाकी बाद में देखी जाएगी, तो उसके ये 2 प्रोसीजर्स कट हो जाएंगे। कट हो जाएंगे तो ना तो हमारे पास बेस्ट असेसमेंट हो पाएगी, ना ही हम 100% अपना दे पाएंगे। और अदरवाइज भी अगर हम बिना उसके भी करते हैं तो भी बहुत सारे पेशेंट्स में हम बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि अगेन मेडिसिन इज अ रिलेटिव ब्रांच। सिमिलरली कोई और ऐसे सेंटर्स होंगे जिसमें ये कहा जाएगा कि यार ये तो मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है कि ये कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, तुम इसमें रिस्क लेना ही क्यों चाहते हो, बीमारी देखो बिल्कुल मुंह तक आ रही है, तुम ऐसा करो इसमें बाईपास ही करवा लो, और भी तुम्हारी 2 नाड़ियाँ हैं, एक इसमें यहाँ पे भी ब्लॉकेज है,
तुम्हारे ये यहाँ पे स्टेंट है, यहाँ पे स्टेंट है, तीसरी नाड़ी में भी ब्लॉकेज आया हुआ है, तो तुम ऐसा करो, बाईपास ही करा लो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि द ओपिनियंस विल डिफर अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द सर्कमस्टेंस इन विच द पेशेंट इज। पेशेंट की पेइंग कैपेसिटी क्या है, पेशेंट कितना अच्छा एंजियोप्लास्टी का रिजल्ट चाहता है, या पेशेंट सिर्फ लक्षण में इंप्रूवमेंट चाहता है, या पेशेंट कह रहा है कि मुझे वंस फॉर ऑल ट्रीटमेंट चाहिए, चाहे मेरा बाईपास ही हो जाए। उसी चीज़ की असेसमेंट के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट के लिए क्या बेहतर रहेगा। तो ऐसे में मल्टीपल ओपिनियंस लें, लेकिन ये नहीं है कि आज आपको एक डॉक्टर ने बोल दिया था बाईपास, कल दूसरे डॉक्टर ने बोला एंजियोप्लास्टी तो हो सकती है, मैं कर देता हूँ। अब एंजियोप्लास्टी हो गई और आपको लग रहा है देखो मेरे को उस डॉक्टर ने तो गलत सलाह दे दी थी। सो सलाह गलत नहीं होती, सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, और आप उन सब सिचुएशंस को सोचकर फिर डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। टेक योर डॉक्टर इनटू कॉन्फिडेंस। ये बात हुई हमारी इंडिकेशंस की। तो एंजियोप्लास्टी के बाद में भी अटैक हो सकता है? एंजियोप्लास्टी के बाद में भी अटैक हो सकता है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमने जैसे जो नाड़ी अभी मैंने बनाई, हमने खोल दी, स्टेंट डाल दिया, अभी स्टेंट्स भी बंद होते हैं, स्टेंट्स में थ्रोम्बस बन जाता है जिसको हम हाइपर एक्यूट, एक्यूट या सब एक्यूट इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। मतलब प्रोसीजर करते करते ही थ्रोम्बस बन गया, वो निकल ही नहीं रहा, प्रोसीजर करने के इमीडिएटली बाद 4 घंटे में बन गया, और 1 दिन में बन गया, 2 दिन में बन गया, वो थ्रोम्बस होता है। अगर वो नाड़ी जिसमें पेशेंट को, जिसकी वजह से एंजाइना हो रहा था, वो नाड़ी हमने खोल दी, स्टेंट डाल दिया, पेशेंट के लक्षण इंप्रूव हुए, बट इमीडिएटली पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन शुरू हो गया, तो वो बाईपास हो, सॉरी वो हार्ट अटैक हो गया पेशेंट को, क्योंकि वो स्टेंट एकदम से बंद हो गया। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने जिस नाड़ी का इलाज किया उसमें हमने स्टेंट लगा दिया, ये हमने स्टेंट लगा दिया इस नाड़ी में, ये नाड़ी तो खुली पड़ी है, लेकिन ये जो नाड़ी थी जिसका हमने कुछ भी नहीं किया, उसमें एक छोटा सा ब्लॉक था जिसको शायद स्टेंट की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन पेशेंट प्रोसीजर के दौरान इतने ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में आ गया कि पेशेंट का अक्यूट यहाँ का प्लाक रप्चर हो गया और यहाँ पे खून का थक्का जम गया, जो बहुत कॉमन नहीं होता, लेकिन मेंटल स्ट्रेस इज नोन टू प्रेसिपिटेट हार्ट डिजीजेस। तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बीमारी आपकी इनसिग्निफिकेंट थी, उससे पहले उसको इलाज की जरूरत ही नहीं थी, उसमें अचानक से ब्लॉक बनकर उसकी वजह से अटैक आ गया। तो एंजियोप्लास्टी के बाद भी हार्ट अटैक पॉसिबल है। आपने वेसल, जब एंजियोप्लास्टी जब हम कराते हैं, एक्यूट केसेस में कराते हैं हम मोर्टेलिटी बेनिफिट के लिए कि हम करेंगे तो हमारा हार्ट सेव होगा और मौत से बचेंगे। जब हम क्रॉनिक वाले कराते हैं उसमें ज़्यादातर हम लक्षण की इंप्रूवमेंट के लिए कराते हैं कि पेशेंट को एंजाइना हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लक्षण की इंप्रूवमेंट के लिए कराए, लेकिन हमने उसका इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया कि अरे हम तो हार्ट पेशेंट है, हमें तो पता ही नहीं था, हमारे को तो 2 स्टेंट डल गए, और उस स्ट्रेस की वजह से, चाहे हमने मानसिक तनाव बीमारी का लिया या जो हमारे को कुछ कंपेलिंग चेंजेस बताए गए अपने लाइफस्टाइल में उसका लिया, तो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हमारा प्लाक रप्चर हो सकता है, या जिसमें हमने स्टेंट डलवाया है उसी में यहाँ पे वापस से थक्का जम जाता है जिसको इंस्टेंट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, या नीचे की कोई बीमारी और टाइट हो जाती है, तो हार्ट अटैक पॉसिबल है। ये तो एक चीज़ है जो सभी को पता होनी चाहिए। जो उनको कभी कभी लगता है कि देखो हमने तो स्टेंट लगवा भी लिया और फिर भी हमारा मरीज ठीक नहीं हुआ, तो स्टेंट तो उसी एरिया में लगा जिसमें प्रॉब्लम थी, बाकी नाड़ी को सही रखना तो आपका काम है। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आपको बताई जा रही हैं, जो मेडिसिन आपको बताई जा रही हैं, वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइप बीमारी है जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी प्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा थी बीमारी देने की या हार्ट अटैक करने की, उसे हमने ठीक कर दिया। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को हाई कर लें, अक्यूट फिजिकल स्ट्रेस ले लें, या लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करें, स्मोकिंग कंटिन्यू करें, तो जो बीमारी कम थी वो भी अचानक से रप्चर करके आपको हार्ट अटैक दे सकती है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इमॉर्टल नहीं बना सकते आपको हम एंजियोप्लास्टी के बाद। तो फिर एंजियोप्लास्टी के बाद में हार्ट फेलियर भी हो जाते हैं, हो सकते हैं? सर हार्ट फेलियर एक्चुअली मतलब है हार्ट कमजोर होना और हार्ट का काम ना कर पाना। वो जब भी हार्ट कमजोर है, जैसे हमने डिले किया, जब हमने एंजियोप्लास्टी करवाई, अगर हम डिले करके गए 3 दिन 4 दिन, तो एक लेवल ऑफ हार्ट हमारा डैमेज हो गया, वो धीरे धीरे हार्ट की फंक्शनिंग कम कर देता है, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसकी डिटेल हम अब जो भी नेक्स्ट वेबिनार हम करेंगे उसमें हम हार्ट फेलियर डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, हार्ट फेलियर इज पॉसिबल आफ्टर एंजियोप्लास्टी।
कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि पेशेंट 3 दिन हार्ट अटैक के बाद जब अपने एंजियोप्लास्टी करा के गए तो उस समय उनको चेस्ट पेन तो ठीक हो चुका था 3 दिन पहले, अभी उनको प्रॉब्लम थी सांस की, सांस भर रही है, एंजियोप्लास्टी हो गई, अब वो कहते हैं हमने तो स्टेंट भी डलवा लिया लेकिन हमारी सांस तो भरी ही जा रही है, क्योंकि सांस भरने का कारण हार्ट का कमज़ोर होना है। और जब ऑलरेडी हम टाइम डिले कर चुके हैं तो हार्ट कितना इंप्रूव होगा कितना नहीं वो कोई नहीं जानता। हो सकता है अगले 6 हफ्तों में आपका हार्ट 10% इंप्रूव हो जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है 3 महीने में थोड़ा और इंप्रूव हो जाए, हो सकता है नहीं हो। सो वी कैन नॉट गारंटी अ नॉर्मल हार्ट टू एवरी पेशेंट आफ्टर एन एंजियोप्लास्टी। तो अगर आपका लक्षण कमजोर हार्ट की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से है तो वो परसिस्ट कर सकता है। इसको हम लेमैन की टर्म में ये कहेंगे कि हमारी एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल नहीं हुई, और मैं कहूंगी कि रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पेशेंट या इनएडिक्वेट काउंसलिंग ऑफ पेशेंट एंड अटेंडेंट्स है कि उनको मालूम नहीं था कि ये वाला लक्षण इस वजह से है और बाद में भी रह सकता है, ये दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं। तो मैम एक और, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे हार्ट शुरू से 100% पे काम कर रहा है, हार्ट अटैक के बाद में वो आया सपोज 35% पे, फिर आपने एंजियोप्लास्टी से उसको वापस नया एक लाइफलाइन दिया, तो क्या वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता है या अपनी लाइफ बढ़ाता है? देखिए सर, पहली बात तो हार्ट 100% पे काम नहीं करता। हार्ट का जो इजेक्शन फ्रैक्शन हम 50% या 60% बताते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अगर उसमें 100 ml ब्लड आया तो उसने 60% ब्लड को बाहर भेज दिया, जो बाकी 40% या 30% है वो अंदर ही रहता है हार्ट में। दिस इज व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। तो जब हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 30% हो गया, उसका मतलब उसमें जब 100 ml ब्लड आया तो उसने सिर्फ 30 ml बाहर भेजा, बाकी 70 ml अंदर ही रोक लिया। अब जो वो रोका उसकी वजह से दो नुकसान हुए, एक तो आगे जाने वाला ब्लड कम गया तो पूरे शरीर को मिलने वाली ब्लड की मात्रा घट गई, इसलिए हमारे को कुछ लक्षण आएंगे। दूसरा, जो ब्लड ज्यादा रुका उसने उस खाने को खाली नहीं होने दिया, तो जो उसमें और ब्लड आना था वो कैसे आएगा, तो बैक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से सांस की प्रॉब्लम हो जाएगी। जब हम एंजियोप्लास्टी करते हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट होती है अगर इसकी वजह से हार्ट कमजोर हुआ है। हार्ट कमजोर होने के बहुत सारे कारण होते हैं जो हम आने वाले वेबिनार्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, अगर नाड़ी का ब्लॉक होना आपके हार्ट को कमजोर करने का एक कारण है तो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाले समय में होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे सी में हम ले रहे हैं इसके अंदर कि कितना कमिटेड होके ये प्रोसीजर किया गया है। मतलब क्या इसके अंदर मैं ये मानूंगी कि मेन रोल हमारा डॉक्टर का हो गया, अब बताना भी कि इसमें ये प्रोसीजर होगा और करना भी। अब इसके अंदर मेनली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम स्टाफ पे छोड़ देते हैं। हम प्रोसीजर के लिए पहुंचे, उससे पहले हमारे स्टाफ ने पेशेंट का बीपी प्रॉपर्ली देखा था या नहीं, उनके ब्लड टेस्ट देखे गए थे या नहीं, उनकी किडनीज ठीक है या नहीं, चेक हुई थी या नहीं, उनको बताए अनुसार पहले फ्लूइड लगाया गया था या नहीं, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक हुआ था या नहीं। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारा हेल्थ केयर स्टाफ हमारे साथ जुड़कर करता है। अगर उसमें से कोई भी पार्ट हल्का बहुत भी मिस हो गया, डाइल्यूट हो गया, रिलैक्स कर गया स्टाफ, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया, तो ऑन टेबल अगर हम इनमें से किसी में भी जूझते हैं तो हमें पहले की रिपोर्ट अगर नहीं पता हो या अचानक से बीपी ड्रॉप हो रहा है या पहले से कम था ये नहीं पता हो, तो हम तैयार नहीं होते उसको झेलने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे हेल्थ केयर स्टाफ का रोल आ जाता है। हम प्रोसीजर कर रहे हैं जिस समय हमने आर्टरी के अंदर स्टेंट लगाना है। अब वही बात है जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर भी जब प्रोसीजर कर रहा है तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे बीमारी है, मुझे यहाँ से यहाँ तक स्टेंट लगाना है, ये एक लंबा स्टेंट है, 2 लगा पाऊँ तो बेटर रहेगा, लेकिन पेशेंट के पास पैसे नहीं है, पेशेंट तो कह रहा है कि मैं एक ही स्टेंट लगवा सकता हूँ, तो हम और बड़ा स्टेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ठीक है हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टेंट लगा देते हैं। सो वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन द सर्कमस्टांसेस अवेलेबल। अब लंबा स्टेंट अगर हमने डाला है, जितना लंबा स्टेंट हम डालते हैं उतने चांसेस हो जाते हैं स्टेंट के बंद होने के। हालांकि स्टेंट्स की क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी जितना बारीक स्टेंट है, जितना लंबा स्टेंट है, जितने ज़्यादा स्टेंट्स हैं, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करते हैं। दे आर ऐड ऑन फैक्टर्स टूवर्ड्स माइल्ड, कुछ स्टेनोसिस का रेट बढ़ जाएगा, डाई ज़्यादा लगेगी जितना प्रोसीजर हमारा लंबा चलेगा, किडनी पे इफेक्ट होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें एज अ डॉक्टर हम लोगों को देखनी होती है ऑन टेबल। दे आर ऑन टेबल डिसीजंस। पहले हमने ये सब असेस कर लिया, ये हमने असेस कर लिया कब करना है, किस में करना है। अब हम यहाँ आ चुके हैं, हम कर रहे हैं प्रोसीजर, तो भी हमें ऑन टेबल डिसीजंस लेने हैं। इसमें भी हम
इनफैक्ट पेशेंट भी कॉन्शियस होता है, पेशेंट से भी पूछा जाता है एट टाइम्स। ये नहीं पूछा जाता कि साइज क्या लगाना है, ये डेफिनेटली इट इज़ नॉट पेशेंट्स रोल, बट पेशेंट क्या चाहता है, स्टेंट से ही इलाज होना है, मल्टीपल स्टेंटिंग, अटेंडेंट्स होते हैं उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उसके बाद ये प्रोसीजर किया जाता है। और फिर भी ऑन टेबल कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी कभी हमें ऑलरेडी मालूम है पेशेंट का हार्ट वीक है तो हम साइड सपोर्ट में इंट्रायोटिक बलून पंप लेके चलते हैं, एनेस्थेटिस्ट को साथ में लेते हैं कि हो सकता है पेशेंट के प्रेशर्स इतने राइज कर जाएं कि हमें पेशेंट को ऑन टेबल बेहोश करना पड़े। ये ऑन टेबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनका उसी समय हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसी समय इलाज भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं टी की। ये टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट का रोल आ गया, पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स का। तो ये जो टी है इसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा। ये है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट जो हमारा है, जो हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, प्रोसीजर तो हमने कर दिया, एंजियोप्लास्टी हो गई। ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम पहले देते हैं और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम प्रोसीजर के बाद शुरू करते हैं। तो जब हमको प्रोसीजर से पहले दवाइयाँ देनी है वो हम पेशेंट को बताते हैं, स्टाफ देता है कि इतनी इतनी मात्रा में ये ज़रूर लेनी है। प्रोसीजर हो गया, सब बिल्कुल बढ़िया हो गया, उसके बाद पेशेंट को मेडिसिन दी गई हैं। अब अगर पेशेंट ने वो मेडिसिन 4-5 दिन ली और फिर पेशेंट को लगा मैं तो ठीक हूँ, पेशेंट ने मेडिसिन बंद कर दी। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन दैट द मेडिकेशन फेलियर इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एंजियोप्लास्टीज टू गो इनटू फेलियर। गांव के मरीज स्पेशली दवाइयाँ बंद कर देते हैं। आपने इनिशियल फॉलोअप पेशेंट को लिख के दिया टू फॉलोअप आफ्टर 10 days ऑफ प्रोसीजर इन दी हॉस्पिटल। पेशेंट ने 10 दिन दवाई खाई और उसके बाद वो आया नहीं कि मैं तो ठीक था, मैं आया भी नहीं और मैंने दवाई भी नहीं खाई। बहुत सारे मरीज होते हैं। अगेन इसमें 100% जैसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बहुत लकी होते हैं जो दवाई बंद करके भी सालों साल जीते हैं, लेकिन बहुत सारे अनलकी भी होते हैं जो मेडिसिन बंद करने की वजह से स्टेंट कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करते हैं हॉस्पिटल में। और हर कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट उतना सक्सेसफुली हील नहीं हो पाता। इसलिए ट्रीटमेंट को हमेशा फॉलो करें। जो भी आपको मेडिकेशन दी गई है खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने की, उसको हम जरूर फॉलो करें। आर इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है, जैसे स्पाइनल इंजरी के पेशेंट्स होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनको फिजिकल रिहैबिलिटेशन दिया जाता है। उनको वापस से उनके पैरों पर खड़ा होने की तरीके बताए जाते हैं, कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब बताया जाता है। सिमिलरली ये होता है कार्डियक रिहैबिलिटेशन। आपको हार्ट अटैक आया है, आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो उसके बाद आपको तरीके बताए जाते हैं कि आप कैसे वापस से अपने लाइफस्टाइल में वो नॉर्मल और इम्प्रूव कर पाएँ। ये आपको सर ने ऑलरेडी बताया है कि आपके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, फिजिकली भी और मेंटली भी। सो यू लैंडेड अप हियर गेटिंग एन एंजियोप्लास्टी डन। तो अब उनमें इम्प्रूवमेंट करनी है, बोथ मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी। वो रिहैबिलिटेशन के अंदर आता है। मतलब जो लाइफस्टाइल चेंजेस हमने आपको बताए हैं, जैसे हमने बोला कि अब आपको एक्सरसाइज करनी है रोज, तो आधे से ज़्यादा लोग तो बेड ही नहीं छोड़ते कि अब तो साहब हार्ट अटैक आ गया, आप बिस्तर में हैं। और अड़ोस पड़ोस वाले भी बोलते हैं कि आप ज़्यादा मूव मत करना, अब आप ज़्यादा काम करोगे, आपको दिल का दौरा पड़ा है, आप तो आराम ही करो। सो दी आसपास के जो लोग हैं वो उस इंसान को उसकी मरीज वाली मानसिकता से बाहर ही नहीं निकलने देना चाहते, वो उसको मरीज बना देते हैं और वो खुद भी नहीं निकलते। बहुत बार देयर आर फ्यू पेशेंट्स हु टेक लैटिट्यूड ऑफ दिस कि अब तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई तो अब हमें आराम ही करना है। वापस से जो इम्प्रूवमेंट्स, जो पहले गलतियां करे थे उससे भी बड़ी गलती हो गई। पहले तो घर घर में घूम रहे थे, अब बिस्तर पर बैठ गए। रादर वी वांट कि अगर उनका हार्ट ठीक है तो वो और एक्टिव हों ताकि उनकी कार्डियक एक्सरसाइज हो पाए, उनका हार्ट इम्प्रूव हो पाए, जल्दी ठीक हो जाए। तो ये उनको फॉलो करना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर हम डाइट की बात करें, डाइट के अंदर हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप ऑपरेशन हो गया, अब आप घी मत लीजिएगा। बहुत सारे पेशेंट्स है बाद में आके उसके बाद बोलते हैं कि हमने घी तो बंद कर दिया, अब हमारे घर में सारा खाना तेल में बनता है। तो उन्होंने उसके पीछे की बात को समझा ही नहीं। उनको ये लगा कि ठीक है हमको घी बंद किया है, गांव वाले मरीज हैं तो उन्होंने देसी घी खाना तो बंद कर दिया और रिफाइंड ऑयल में बनाना शुरू कर दिया। बट दे डिड नॉट मॉडिफाई और दे डिड नॉट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फैट्स व्हिच दे वर कंज्यूमिंग। दैट इज वन। सेकेंडली, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स का दूध बंद करते हैं, कुछ नहीं भी करते। उसके पीछे कारण ये होता है कि एक तो जो गाँव वाले पेशेंट्स हैं वो दूध चिकनाई वाला लेंगे, भैंस का दूध पीते हैं। अगर आप बोलो कम चिकनाई वाला तो वो गाय का दूध पीना शुरू कर देते हैं। और ज़्यादा आप बोलो कि नहीं चिकनाई नहीं लेनी है तो वो उसमें पानी मिला के पीना शुरू कर देते हैं। सो द प्रोपोर्शन ऑफ
फैट्स इज गोइंग डाउन, लेकिन वो ओमिट नहीं हो रहा। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं यार आप दूध पियो ही मत, अननेसेसरीली पेशेंट इतनी बात समझेगा नहीं तो वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को समझना है। थर्डली जब हम बोलते हैं उनको कि ये चीज़ें आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं, ये आप खा सकते हो, जैसे हमने बोला कि यार हाँ एक मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, किशमिश आप ले सकते हो, तब कुछ उनको लगा कि ये तो हमें मौका मिल गया ये चीज़ खाने का, तो उनको लगता है कि यही चीज़ अच्छी है। Let's tend to increase their quantity, proportion साइज और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं उन चीज़ों का। तो वो थोड़ी क्वांटिटी में ही अच्छी हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी नहीं है, उनको उतनी ही क्वांटिटी में लेना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मोटी बात, डाइट के अंदर जो चीज़ें हमने बताई हैं उनको लंबे समय तक फॉलो करना है। चिकनाई के अंदर जनरली आप लोग मिस कर देते हैं, जो चीज़ें हम बताते हैं उनको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से, वो कोशिश करके नहीं करें। कोई सवाल है तो बार बार पूछें, लेकिन डाइटरी हैबिट्स का ध्यान रखें। थर्ड, एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंटली बोलना चाहूँगी कि मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो मेरे पेशेंट्स हैं, आपने उनको बता दिया कि अभी वो बीमार हैं, तो वो अगली बार आएंगे तो बोलेंगे सब 1 महीने से खूब हम तो सेब खा रहे हैं और अनार का जूस पी रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता, हमारे देश में इतनी अमीरी तो अभी नहीं आई है कि हर इंसान अनार का जूस और सेब अफोर्ड कर पाए। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप सस्ते वाले फ्रूट्स खा लो और आप नॉर्मल खाना खा लो, वो भी आपके लिए बहुत रहेगा। जितनी अमाउंट में हमको एंटीऑक्सीडेंट्स या विटामिन्स चाहिए, वो तो अगर हम सब्जियों को ओवर कुक नहीं करें, थोड़ी मात्रा में भी खा रहे हैं लेकिन ओवर कुक करके उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करें, तो भी हमें पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। दवाइयाँ खाने के लिए भी अपने पास पैसे रखें, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, लेकिन इन चीज़ों को इलाज की फॉर्म में यूज़ मत करिए। ऐसा नहीं हो कि आप अपने को इतना ज़्यादा ड्रेन कर लें कि आपको 6 महीने के बाद लगे कि अब हम इसको नहीं भुगा सकते और हमने सडनली बंद कर दिया। तो ऐसे चेंजेस लाएं अपने डाइट में जिनको आप लंबे टाइम तक फॉलो कर पाएँ, कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएँ। आई थिंक आई हैव मेड मेनी थिंग्स क्लियर। मैं देखती हूँ अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है या मेरे पास कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका जवाब देती हूँ। और हाँ, हम अपने व्यूअर्स और लिसनर्स से यही बोलेंगे कि इस बार भी आप इस सेशन को जिन लोगों ने ध्यान से सुना है और जो लोग मिस कर गए या बाद में इन्होंने ज्वाइन किया है, वो आप इस सेशन को वापस सुनिएगा और इसमें जो भी कुछ बात आपको समझ नहीं आई है वो आप हमें हमारे इसी फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या इसी कमेंट सेक्शन के अंदर हमें लिख सकते हैं और आपके क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेशन के अंदर जवाब देंगे। और YouTube पे हमारा चैनल है हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट रिसर्च फाउंडेशन, उस पे हमने आपके लिए कुछ अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाले, तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे उसका लिंक भी हम यहाँ पर दे देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप जाइए उन पे वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की है कि टेक्निकल एस्पेक्ट में आपको काफ़ी हद तक समझा पाऊँ ताकि कुछ डाउट्स और फियर्स जो है पेशेंट के और अटेंडेंट्स के दिमाग में रहते हैं एंजियोप्लास्टी को लेकर के या उसके फेलियर्स को लेकर के, एंजियोप्लास्टी की लाइफ कितनी होती है, 5 साल में तो स्टेंट बंद हो जाएगा, उन सबको मैं थोड़ा सा क्लैरिटी आपको दे पाऊँ ताकि आपके फियर्स घटें और आप अपना रोल भी इसमें समझकर उसको सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद कर पाएँ। और सर ने पूरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लिया है क्योंकि हम लोग मिलकर होलिस्टिक हार्ट हीलिंग के कंसेप्ट को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हमारा एम, हमारा मिशन इन हैप्पी एंड हेल्दी हार्ट रिसर्च फाउंडेशन यही है कि हम आपको दवाइयों से धीरे धीरे हटाकर पूरी तरीके से ठीक करवाएं, आपको क्योर कर पाएँ। बहुत सारे ब्लड प्रेशर के ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम हमारी कोशिश में कामयाब रहे हैं और धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ घटा पाए हैं। इसीलिए मैं हर अपने सेशन में एम्फेसाइज करती हूँ मेंटल हीलिंग पर, स्पिरिचुअल हीलिंग पर, डी स्ट्रेसिंग पर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर, ताकि आप इन चीज़ों को अपने डे टू डे रूटीन में लाएं और इन इम्प्रूवमेंट्स को फॉलो करें और फ्यूचर में अपने मेडिसिन का रोल आपके शरीर को ठीक रखने में घटा पाएँ। थैंक यू। थैंक यू। और कोई और आपके सजेशंस हो या आप ऐसे टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं मैम से या हम लोगों से एज अ टीम, जो आपको लगता है कि जिसके बीच में काफ़ी कंफ्यूजन है या एज अ पेशेंट आप उनको और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को एड्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।